चुनावी साल है, अंतरिम बजट पेश होने वाला है और उसके साथ साथ राजनीति चरम पर है। एक बार फिर बहस पर वापस लौटते हैं। जफर इस्लाम साहब, आपकी सरकार ने कहा था और ये बात हर जगह कही गई थी, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां हर साल मिला करेंगी। आज हमारे देश में 2 बड़ी समस्याएं हैं। एक किसानों का हाल बदहाल है, दूसरा नौजवान बेरोजगार है। क्या कहते हैं आप? क्या आपकी सरकार ने जो 5 साल में वायदे किए थे उसे पूरा करने में आप सफल रहे हैं? क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि हाँ ये ठीक है? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। जी, जवाब बिल्कुल सीधा साधा है। किसानों के बारे में जब आप बात करते हैं, किसानों की तकलीफ समझिए आप। किसानों की क्या तकलीफ है? जब पैदावार ज़्यादा होती है, जैसे आपको मैंने बोला कि आपको अगर सॉइल टेस्टिंग की वजह से इतने सारे हमने कार्ड किए, सॉइल टेस्टिंग के पैदावार ज़्यादा हुई। अब पैदावार कहाँ बिके? ये सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम होता है, इसलिए कि लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं कि सारी चीज़ बिके। आगे आने वाले दिनों में काफी उसकी जरूरत क्या है? किसानों की आमदनी की बढ़ाना चाहिए, इसलिए हमने कोशिश की जो इनपुट कॉस्ट उस पर कमी की और साथ साथ उनके आमदनी बढ़ाने। चलिए, आपने बड़ा अच्छा काम किया। वासनी साहब, एक छोटा जवाब मैं उसका गौरव जी आपके पास आ रहा हूं। जी, वासनी साहब ये बताइए कि क्या आप सहमत हैं जो भी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं? नहीं, मैं इनसे सहमत नहीं हूं जी। मैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। ये बार बार कहते हैं सॉइल टेस्टिंग। इस देश में जब से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई है, हर राज्य में उसकी यूनिट है, हर इलाके में उसकी यूनिट है। वो सॉइल टेस्टिंग करती रही है और किसानों को बताती रही है कि यहाँ क्या बाजी आएगा। और अगर ये इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया है तो ये ईमानदारी से बता दे कि इन्होंने कितने नए सॉइल टेस्टर्स अपॉइंट किए हैं। एक किया हो तो बता दो। रागी साहब, बहुत देर से आप एकदम हाथ हिला रहे हैं, सब कुछ गलत है। देखिए, मैं 2 कारणों से ऐसा कर रहा हूँ जी। देखिए, पहले भी संस्थाएं थी लेकिन काम नहीं करती थी। दूसरी बात, जिस चीज का विरोध वामपंथी करे जी और कांग्रेसी करे, समझ लीजिए देश सही रास्ते पर है। तो आप मुझे आप तो ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने देश के 50 साल के इतिहास को रगड़ के मिटा देना चाहिए? ये कहना चाह रहे हैं। जी, नहीं, बिल्कुल बोलिए प्लीज। हमने उदाहरण देख लीजिए झूठ बोलने का। सुन लीजिए, शनि सिंगापुर में महिलाओं को जाने की इजाजत है। बीजेपी की सरकार है, साबरीमाला में नहीं है क्योंकि वह कम्युनिस्ट सरकार है। ये दोहरेपन की बात ये करते हैं। देखिए, हमने तो बीच राइट साहब प्लीज राइट साहब आइए जी। देखिए, इस देश का आदमी जी माओइस्टों को कौन सपोर्ट करता है? देश को तोड़ने वाली ताकतों को कौन सपोर्ट करता है? कांग्रेस को नक्सलवादियों ने टुकड़े गैंग को किसने सपोर्ट किया? कांग्रेस पार्टी और वामपंथी। इस देश के बजट को भी, अरे बंगाल को 37 साल शासन करने के बाद पूरा नाश कर दिया। बंगाल इंडस्ट्रियल स्टेट हुआ करता था, मोदी से चंदा लेके भगा दिया। कलकत्ता इंडस्ट्रियल हब होता था। देखिए, मैंने चौकसी को चंदा लेके भगा दिया। इस देश में राजनीतिक हत्याओं का कल्चर वामपंथियों ने शुरू किया। गौरव जी जवाब दीजिए। गौरव जी रहेगा। सरकार से पूछा जाता है नौकरी के बारे में जी, जवाब क्या देती है? जवाब क्या देती है? महागठबंधन नहीं हुआ। सरकार से जवाब पूछा जाता है, सरकार से पूछा जाता है कि अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का ठेका क्यों दिया, तो ये बोलते प्रियंका गांधी लेट क्यों आई। अरे भाई, आप गवर्नेंस में हो, लोगों को बताओ कि 30,000 करोड़ का ठेका आपने अनिल अंबानी को क्यों दिया? राफेल 3 गुना पे क्यों खरीदा? 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, आज इन्हीं का आंकड़ा बोलता 8 लाख नौकरियां मिली, उसका जवाब नहीं है। इन्होंने बहुत बड़ा किसानों का व्याख्यान दिया। मैं तो भारत सरकार का यह आंकड़ा देता हूं, ऐसा आंकड़ा है कि किसान को सुन के आंखों से आंसू निकलता है। किसान का WPI इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इसका मतलब वो जो फसल बेच रहा है उसकी कीमत निरंतर कम होती जा रही है, और वो जो चीजें खरीदने बाहर जा रहा है उसकी चीजें बढ़ती जा रही है। फिर कहते हैं किसान खुशहाल है। अरे कौन से प्रदेश का, कौन से गांव का किसान खुशहाल है? मैं और आप अजय जी वहां जाके एक प्रोग्राम जरूर करेंगे, इनसे पूछिएगा। बिल्कुल, एक आध सवाल और जी। अच्छा बोलिए, क्या सवाल है? बीजेपी की प्रवक्ता से मेरा सवाल है, सर ये कर्जा क्यों नहीं माफ कर रहे किसानों का? इन्होंने 1-1 लाख रुपए माफ किया किसानों का कर्जा। मैं किसान का बेटा हूँ, ब्याज माफ नहीं किया इन्होंने, ब्याज जमा करना पड़ा। कर्ज क्यों नहीं माफ हुआ? देखिए, आपकी सरकार से बहुत सवाल होंगे, जाहिर सी बात है। कोई बात नहीं। आज इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया, कांग्रेस की सरकार ने
और आप देखिए मध्य प्रदेश में 13 रुपए का चेक आया। अरे दूसरी बात, अरे यार आप और सुन लीजिए, और कर्नाटक में बोला, कर्नाटक में अभी यार आप दोनों, आप या तो दोनों बोल लीजिए, मैं चुप रहता हूँ। गौरव जी देखिए, सरकार की तरफ से जवाब देने का मौका तो उन्हें मिलना चाहिए। जी, जनता भी नहीं देना चाहती इनको मौका, आप क्यों दे रहे हो भाई? आप बोल लीजिए, कोई मौका देना ही नहीं चाहता इनको, इनके मौके। अच्छा जफर भाई, यानी मैं अगर नौकरियों पर वापस आऊं, आपका कहना है कि माहौल तैयार कर दिया गया है, लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर पर जोर होना चाहिए। एनके सिंह साहब, सवाल ये है, क्या वाकई में देश में आज माहौल है जिसमें नौकरियां मिल सकती हैं लोगों को? क्योंकि एक बड़ा जबरदस्त जुमला चला था, पकौड़े खाइए और पकौड़े बनाइए। कितने पकौड़े बनाए हम लोग? नहीं, उसका जो पर्पस था वो ये था कि नॉन फॉर्मल सेक्टर में हम कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि भारत में करीब 40 लाख करोड़ का रिटेल ट्रेड होता है। तो अगर यूथ के हाथ, शायद ये कंसेप्ट था उसका पीछे। लेकिन जब आप डेवलपमेंट के सरकार के कंट्रीब्यूशन को देखते हैं तो 2 डायमेंशन होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते हैं। अब अगर कोई सरकार नहर बना रही है तो उसका जेस्टेशन पीरियड 10 साल है, जाहिर रिजल्ट नहीं आएंगे। बिल्कुल। सड़क बना रही है, 4 साल 5 साल में आ जाता है जो आया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ सेक्टर में काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अच्छा काम हुआ है। डिलीवरी के लेवल पे उज्ज्वला, हर उस गरीब बुढ़िया के जो आंखें फोड़ती थी धुएं में, उसको मिला है, इस पे भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कंपनीज अफेयर ने अभी 1 हफ्ते पहले एक वो निकाला, और आप ताज्जुब करेंगे कि 18 साल से किसानों को उनके प्रोड्यूस का इतना कम कीमत कभी नहीं मिला था, 18 साल से। तो ये अपने आप में चिंता का विषय, किसानों का विषय वाकई में चिंता का विषय है। इसी तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज ड्रास्टिकली कट हुई है। इसके पहले सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम नहीं है, जैसे किसान का रेट क्यों नीचे आया, एक्सपोर्ट्स बिल्कुल खत्म हो गए इंटरनेशनल मार्केट में। आज ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील आपको 20 रुपए किलो चीनी यहां पे दे रहा है कि हम आपके घर पहुंचा देंगे, हमारी कॉस्ट 28 रुपए आ रही है। तो ये दिक्कतें हैं, लिहाजा उस पे गवर्नमेंट मिजरेबली फेल हुई है। तो जो टारगेट होगा वो बजट का, वो 2 होगा, बहुत सिंपल सा। किसानों के लिए जबरदस्त सॉप्स देंगे इस बजट में, इतना बड़ा सॉप देंगे, और उसके लिए 4 मॉडल हैं, जो आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का मॉडल है, बुला रहे 4 मॉडल हैं जिसको ये सोच रहे हैं। दूसरा, मिडिल क्लास का इनकम टैक्स घटाएंगे, क्योंकि नौकरी न मिलने से युवा जो उस मिडिल क्लास का है, जो एस्पायर कर रहा है, वो एस्पायरेशन जो उसका है कंटेन करने के लिए परिवार को ये इनकम टैक्स काफी कम करने, टैक्स उपलब्धियां भी गिनाई सिंह साहब ने और खामियां भी गिनाई, लेकिन उपलब्धियों के बारे में आप कभी चर्चा नहीं करते। आप सुनिए, आप कभी नहीं कहते कि सरकार ने अच्छा काम किया। साहब से सहमत हूं जी, और सिंह साहब ने एक चीज नहीं बताई, वो मैं बताऊंगा और ये भी सहमत होंगे जी। बताइए, ये सब क्यों हुआ कि कृषि के जो है उत्पाद का मूल्य कम हुआ? क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा स्कैम किया था जिसको नोटबंदी कहते हैं। नोटबंदी स्कैम के बाद और गब्बर सिंह टैक्स के बाद क्या हुआ पता है आपको? एमएसएमई सेक्टर खत्म हो गया। एमएसएमई सेक्टर मात्र में 70% ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। हर व्यक्ति की नोटबंदी के स्कैम के बाद 25 से 30% आय कम हुई है। पर एक फायदा हुआ है नोटबंदी का, एक यहां पे इनका हेड ऑफिस बन गया नोटबंदी भवन के नाम से, 5 सितारा नहीं, उसमें इनका भी शायद कमरा होगा जिसमें एयर कंडीशन लगा हुआ है। वो एयर कंडीशन जब हवा देना तो समझ लेना एक किसान की बद्दुआ लग रही है आपको, एक एमएसएमई की बद्दुआ लग रही है, एक दुकानदार की बद्दुआ लग रही है। नोटबंदी जब आपको इस पर चर्चा हम कर लें। इस पूरी सरकार में एक ऐसा तथ्य रहा नोटबंदी जिसने हर आदमी को अलग अलग तरीके से प्रभावित किया है, और अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो बताते हैं कि नोटबंदी ने वाकई में हमारी अर्थव्यवस्था को 2% जीडीपी से घटा कर रख दिया। क्या यह वाकई में आवश्यक था हमारे देश के लिए? क्या काला धन आ गया? रागी साहब। अजय जी इसमें देश की 30 साल भुगतेगी इस बेवकूफी। बिल्कुल, बताइए साहब। रागी साहब। अजय जी, आप जरा ये सोचिए कि बस ऐसे बहुत सारे चांदनी चौक मार्केट में आप जाते होइएगा, जगतपुरी मार्केट में जाते होइएगा, मुझे हम सबों को अनुभव है जी, जिनका टर्नओवर 10 करोड़ का है, वो 10 रुपया भी टैक्स सरकार को नहीं पे करते थे। समझ रहे? सुन लीजिए,
नरेंद्र मोदी की सरकार को मैं शाबाशी इसलिए देता हूं कि डिजिटल इकोनॉमी के जिस प्लेटफॉर्म पर आज आप नरेंद्र मोदी सरकार ने खड़ा किया है, भारत आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ा हो जाएगा। और इनकी सरकार ने क्या किया था, छोड़ करके चला जाऊंगा, इफ यू डिस्टर्ब मी लाइक दैट। इनकी सरकार ने क्या किया था, एक प्रधानमंत्री का बेटा जो पूरी तरह से नाकाबिल है वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, मंत्री का बेटा मंत्री बनना चाहता है, और वोटर का बेटा, हम सब वोटर हैं। ये ऐसी डेमोक्रेसी में मनोज गिराना जी सबसे बड़ा फिर मनोज जी पास आ रहा हूं। और वो आदमी जो गब्बर सिंह टैक्स की बात करता है, उसे गब्बर सिंह टैक्स के बारे में आपकी बात सच होती, जानकारी अगर इनकी बात सच होती तो जीएसटी कलेक्शन क्यों नहीं बढ़ा? 1 लाख करोड़ का टारगेट था, एक बार भी उसको टच नहीं किया। मैं और दूसरी बात, इन्होंने वंशवाद की बात करी जी। आपको जान के आश्चर्य होगा रागी साहब, आपको जान के आश्चर्य होगा 18 कैबिनेट मिनिस्टर, 18 कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार ने। लेकिन अभी जरा नोटबंदी, अभी जरा नोटबंदी पे बात करें। मनोज जी बताइए, मनोज जी नोटबंदी के बाद हमारे देश में जरा नोटबंदी पर सुनना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। नोटबंदी के बाद हमारे देश में जो करेंसी है 99% वापस बैंकों में पहुंच गई। नोटबंदी के बाद काले धन पर कितनी नकल कसी, आप क्या कहते हैं, बताइए साहब। ये देखिए, ऐसा है कि अगर हम आज देखें तो नोटबंदी का जो भी इम्पैक्ट हुआ है वो सारा का सारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत फर्क पड़ा और जो एमएसएमई सेक्टर है वो तो बिल्कुल ही एक तरीके से खत्म हो गया और उसको रिवाइव होने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और एक तो देखिए नोटबंदी का इम्पैक्ट रहा, दूसरा ये रहा कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो आना चाहिए था, मोदी सरकार के 5 साल के पीरियड में वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया ही नहीं। तो जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था उस लेवल का हो नहीं पाया, तो इसलिए फिर क्या है कि जॉब्स की तो जॉब्स का मार्केट है उसमें तो खैर हालत खराब ही होंगी। तो ये भी एक बहुत मेजर वो था इम्पैक्ट था इसका। एक इकोनॉमिस्ट से राय नहीं लेनी चाहिए, 10 इकोनॉमिस्ट बैठेंगे, 10 इंटरप्रिटेशन देंगे। एक भी इकोनॉमिस्ट ऐसा नहीं भाई साहब, ये तो बड़ी ज्यादती है, ये बड़ी ज्यादती है। जब अभी मनोज ने ये कहा, नहीं रागी साहब मैं क्षमा चाहता हूँ, मनोज ने जब ये कहा कि प्रणब मुखर्जी ने, चिदम्बरम ने, उसके साथ साथ मनमोहन सिंह ने बजट में कैसे वोट मांगे तो आपको अच्छा लगा। यहाँ आपने आपत्ति खड़ी कर दी, मैं आपत्ति करता हूँ इस पर। ये तो हमारा मापदंड है। विनोद जी, नोटबंदी, मैं नोटबंदी के मुद्दे पर था। विनोद जी मुझे ये बता दीजिए, क्या नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था में बल दिया, क्या पंख लगा दिए, या जो पंख थे उसे कुतर दिया? नहीं अजय जी, ये तर्क जो है ना, ये क्वेश्चन अपने आप में गलत है। मेरा सवाल कैसे गलत है, आप जरा बताएं, मुझे समझा दीजिए। सवाल मुझसे पूछा गया, एंकरेजमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप कैसे सवाल गलत बताएंगे? सवाल मुझसे पूछा गया, जवाब मैंने सीधा पूछा, नोटबंदी सही या गलत? अर्थव्यवस्था क्या टाइम में एंकरेजमेंट कर रहे हैं। ये एकाधिकारवादी मनोवृत्ति है सर एक जो किसी को दूसरे को सुनेगा ही नहीं। ये तो एकाधिकारवादी मनोवृत्ति है ना। सवाल मुझसे पूछा गया, नहीं जरा बोलने तो दीजिए जी। देखिए विनोद जी प्लीज। तो यहाँ पर ये कहना कि एक दल अगर कोई किसी से विरोध करता है तो देश हित में, ये क्या मतलब है? आपने बहुत सारी चीजों का विरोध किया, हम समर्थन करते हैं जब आपने विरोध किया। इस देश में विपक्ष सरकार का विरोध भी करेगा और सरकार अपना जवाब भी देगी। ये इसमें न चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ नोटबंदी पे नोटबंदी एक ऐसा फैसला था जो इस देश के प्रधानमंत्री जी को छोड़ करके शायद ही किसी को पता हो। और अगर आप देखें तो कैबिनेट को भी नहीं पता था, वो सारी चीजें बाद में हुई, आरबीआई को भी नहीं पता, ये तो सब रिकॉर्ड पे है जी। और आज तो मतलब सरकार के लोग भी नहीं मानते कि अर्थव्यवस्था नोटबंदी में कुलाचे मार रही है। एक मिनट पूरा तो करने दीजिए महाराज। आखिरी सवाल पूरी बहस का, क्या पिछले 5 साल में बीजेपी की अगुवाई की एनडीए सरकार ने देश को आगे बढ़ाया है? क्या आप इस पर आश्वस्त है? हम पत्रकार बने और सारे मापदंड आपके सामने है।
देखिए सारे मापदंड सारे मापदंड विनोद जी मेरा आग्रह, विनोद जी मेरा हाथ जोड़ के विनोद जी सारे मापदंड आपके सामने है। आप चरमराती इकोनॉमी 2013 में वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट है, चरमराती 5 चरमराती इकोनॉमी, कमजोर इकोनॉमी में इंडिया एक थी। आज दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी में है, दुनिया के 6 टॉप इकोनॉमी 5वें नंबर पे आने वाली है जी। अपने आप में जितना मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है आप सब पे देख लीजिए। इन्फ्लेशन कहा था 10%, जो रियल रेट आप इंटरेस्ट रेट वो आपका नेगेटिव था, आज सब पॉजिटिव है, इन्फ्लेशन कम है। आपको बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं, चलिए मैं जरा पूछता हूँ। मेरा सवाल संगीत रागी जी से है। 2000 का नोट आपने शुरू किया था नोटबंदी में, उसके पीछे आपकी कैलकुलेशन क्या थी, और जब नोटबंदी हो गई है तो उसका फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, ये कौन बताएगा जी? नोटबंदी मैं रागी साहब आपके लिए सवाल था। सर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आदमी नहीं हूँ। नहीं ये आरएसएस के हैं। सुन लीजिए, मैं रिजर्व बैंक का आदमी नहीं हूँ जो बताऊं कि चलिए खैर ये सवाल जफर भाई आपके लिए होना चाहिए। प्लीज अच्छा सुनिए प्लीज जवाब जफर भाई दे रहे हैं। जी एक मिनट जफर भाई, देश में पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, पैरेलल इकोनॉमी जो कैश में चलते हैं, संगीत रागी जी भी ने कहा वो पैरेलल इकोनॉमी बंद हुई है जब से ये नोटबंदी हुआ है। अब ये पैरेलल इकोनॉमी जो मेन इकोनॉमी का पार्ट बन रही है, इसलिए उससे फायदा आपको शॉर्ट टर्म में नहीं ऑफिशियली बता रहा हूँ। ऑफिशियली आप 3 लाख फर्जी कंपनी को बंद किया, लेकिन हमारा जो है डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, जो आगे आने वाले आपके बच्चे के जिंदगी में बेहतर हालत हो गए। आज किससे पूछना है आगे आने वाले फायदा। गौरव जी जी मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी जिनको हलफनामा दायर करते हैं किए हुए हैं जी, तो इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र के ऊपर ही अस्तित्व लगा दिया कि ये तो है ही नहीं। अच्छा। तो मैं क्यों बताऊं, 100 करोड़ हिंदू इनको वोट क्यों दें, कांग्रेस को क्यों दें? एक भाई अच्छा प्लीज अच्छा चलिए गौरव जी बिल्कुल ये हमारे अच्छा जरा बैठ जाइए ये अच्छा प्लीज ये नारेबाजी नहीं चलेगी जी। ये हमारे पुराने मित्र हर प्रोग्राम में हमको मिलते हैं, हमसे सवाल भी पूछते हैं, हमें अच्छा लगता है इनसे मिलकर। आप बैठेंगे, आप सुनिए, इनको भेजा जाता है। कोई बात नहीं। मैं एक बात पूछता हूँ जी, दुख कब होगा पता है आपको? जब महेश शर्मा जी अपने कल्चर मिनिस्टर है ना, उन्होंने लोकसभा में क्या बोला पता है? कि सीता मैया नाम का कोई परिंदा ही नहीं है। ये लोकसभा में बोला। जिस दिन जय श्री राम का खून मेरे भी खोला था आप ही की तरह, और मेरी इच्छा हुई थी कि इस सरकार को उखाड़ फेंकूं जो सीता मैया के अस्तित्व पे बात करती है। जब दुख होता है उस दिन आपको खड़ा होना चाहिए था और आपको सवाल पूछना चाहिए था, जिसने सीता मैया माता जानकी के अस्तित्व पे सवाल उठाया। दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ, श्री राम के बारे में क्या बोलते थे? मंदिर बनाएंगे। अब क्या बोलते हैं? अब मंदिर का नाम ही नहीं है, अब सिर्फ ये बोलते हैं हर राज्य में ऑफिस बनाएंगे। ये मंदिर से ऑफिस का सफर है। एक छोटा जवाब, मेरे पास वक्त नहीं है, एक छोटा जवाब। राम मंदिर का मुद्दा आज लोगों के जहन में है। आज आपने एफिडेविट दायर कर दिया की जाती है कि वो लोगों को रोजगार दे, ये लोगों को भ्रमित करते हैं। चलिए, सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि उद्योग धंधों का आपका है, आपकी पार्टी का है। नोटबंदी से उनको कांग्रेस क्यों कहती है कि आप लोगों को ठगते हैं? देखिए मैं तो कह रहा हूँ, कपिल सिब्बल वहाँ खड़े हुए थे टलवाने के लिए, आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा हमने दिया है आगे कह दे सपोर्ट करने के लिए कि हम सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अगर वो कर दे मामला सब खत्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की भी आसानी हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही है। सुप्रीम कोर्ट में सर बीजेपी इस मुद्दे पे आई थी सरकार में कि यहाँ राम मंदिर बनेगा, गंगा साफ होंगी, एम्पावरमेंट मिलेगा, बच्चे औरतें सब सेफ रहेंगी। पर सर इन सारों पे ये सरकार फेल रही है, तो आप आगे बताइए कि आगे आप क्या करेंगे? आज छोटे बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर जो जिसको आप पूरे हमारे 5 साल के कार्यकाल में हमने जो डिसीजन लिया है जी, एक गरीब आदमी की जिंदगी हमने खुशगवार करने की कोशिश की है। 5 साल के कार्यकाल में जितना हमने काम किया शायद पिछले 60 सालों में नहीं हुआ। इसीलिए घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम हमने किया। आप आश्वस्त हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। इसीलिए कहा कि देखिए 3 ही चीज है जो वोटर्स के पास, लोटस कमल या पर लूटस, ये डिसाइड करेंगे उस पर जो गठबंधन है।
विजन मोदी जी का या डिवीजन गठबंधन का, इस पे डिवाइड करेंगे। मजबूत सरकार चाहिए मोदी जी की या मजबूरी के सरकार जो महात्मा गांधी ने बिजली दे दी, कितने घरों में बिजली दे दी, एवरी सिंगल हाउस होल्ड। चलिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दावे और प्रति दावे लगातार होते रहेंगे। ये चुनावी साल है साहब, यहाँ सिर्फ चुनावी बातें सामने आती रहेंगी। आप सबका बहुत धन्यवाद, प्लीज आप सबका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।